यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी जगहों के नाम आपके सामने आते हैं। इन जगहों की मैप पर सही लोकेशन जानना, साथ ही इनके बारे में सामान्य विशेषताओं को जानना आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम इसी तरह के प्रश्नों को शामिल करते हैं जो कि किसी न किसी जगह या किसी न किसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया या बाघ अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित होता है, किसी नदी से संबंधित होता है, किसी प्राकृतिक घाटी से संबंधित होता है। इस तरह के प्रश्नों को शामिल करते हैं ताकि आप इनकी सही लोकेशन जान सके, उनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में भी जान सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न क्या था जो आपसे पूछा गया था? अभ्यास प्रश्न पिछले प्रोग्राम में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर पहला कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, 10 डिग्री चैनल एक संकरी जलडमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। दूसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है, यह आपसे पूछा गया था और आपके सामने ऑप्शन थे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो अगर हम इन दोनों पर बात करें तो जो 10 डिग्री चैनल है वो एक संकरी जलडमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इसकी लोकेशन अभी हम देखेंगे। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। साथ ही जो निकोबार द्वीप समूह का आप सबसे दक्षिणी एक द्वीप देखेंगे जिसको हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं, उसका जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत का भी सबसे दक्षिणी छोर सामान्यतः माना जाता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से आप देखेंगे कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। आप लोकेशन के माध्यम से इस पूरे प्रश्न को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडमान से संबंधित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और ऊपर की तरफ अंडमान आइलैंड्स हैं और नीचे की तरफ जो है वो निकोबार आइलैंड्स हैं। अंडमान आइलैंड्स में मुख्य आइलैंड्स कौन से हैं? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान जिसमें पोर्ट ब्लेयर स्थित है और साथ ही लिटिल अंडमान। जब हम निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं तो इसके मुख्य आइलैंड्स कौन से हैं? कार निकोबार जो कि यहां पर स्थित है, तराशा जो कि यहां पर स्थित है। इसके अलावा आप यहां नैनकॉबरी को भी देख सकते हैं। लिटिल निकोबार की अवस्थिति यहां पर है और ग्रेट निकोबार की अवस्थिति यही है। और यहां पर इसका दक्षिणी छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे दक्षिणी छोर को प्रतिबिंबित करता है, इंदिरा पॉइंट। तो यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो दोनों कथन आपके सामने बिल्कुल सही प्रस्तुत किए गए हैं और यही बिंदु किसी न किसी रूप में यहां पर प्रस्तुत आपके सामने कर दिए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के कई महत्वपूर्ण जनजातियों के लिए भी विशेष रूप से खास है। यहाँ पर मुख्यतः 5 पीबीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पाए जाते हैं। और ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कौन से हैं? पीबीटीजीज कौन से हैं? ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगीज, शोम्पेन और उत्तरी सेंटिनलीज। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगीज, शोम्पेन और उत्तरी सेंटिनलीज। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, भारतीय हिमालय क्षेत्र लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन आपके सामने दिया गया है, यह 13 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करता है। और तीसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, हिमालय क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 17.2% भाग कवर करता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपके सामने ऑप्शन क्या है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि कौन से सही है। अगर हम पहले कथन की बात करें कि भारतीय हिमालय क्षेत्र लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो यह कथन बिल्कुल सही है, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा कथन है कि 13 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करता है। किनको करता है? अभी हम मैप के माध्यम से इसको देख लेंगे। यह कथन भी यहां पर सही दिया गया है।
हिमालय क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 17.2% कवर करता है। वस्तुतः 17.2% कवर नहीं करता है, ये 16.2% कवर करता है। इस प्रकार से कथन 3 जो है वो गलत हो जाता है। तो कथन 3 यहां दिया है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और उपर्युक्त सभी में कथन 3 शामिल हो जाता है, तो ये भी कट जाएगा और उत्तर क्या होगा, केवल 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। चलिए मैप के माध्यम से इसकी अवस्थिति देख लेते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र है ये पश्चिमी हिमालय हो गया और ये पूर्वी हिमालय, या आप कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी हिमालय की अवस्थिति हो गई। तो कहां कहां पर ये हिमालय की अवस्थिति है भारत के, और वहां पर दिया था कि लद्दाख, जो आप क्वेश्चन की भाषा देखेंगे तो इसमें दिया गया था कि 13 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करता है, यानी 13 ऐसे क्षेत्रों को कवर करता है जिसमें भारतीय राज्य भी सम्मिलित है और केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें सम्मिलित है। दोनों को मिलाकर के यहां पर 13 की बात की गई है। तो चलिए बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पश्चिमी हिमालय की अवस्थिति देखेंगे आप। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और जो ये सिक्किम के नीचे आप देखेंगे जो कि पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, यहां पर भी हिमालय की अवस्थिति आप देखेंगे, यहां पर भी हिमालय पड़ता है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का ये वाला क्षेत्र जो है, असम का जो ये वाला क्षेत्र है, कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कछार वाला क्षेत्र, इसमें हिमालय की अवस्थिति है और साथ ही ये मेघालय की अवस्थिति है। तो इस प्रकार से 13 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर की बात कर रहे हैं, उसमें हिमालय की अवस्थिति आप देखेंगे। तो इससे संबंधित जो बेसिक तथ्य हैं, आपके क्वेश्चन से संबंधित जो बेसिक तथ्य हैं जो आपको बता दिए गए हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और आपको एक तथ्य विशेष तौर से ध्यान देना है कि जो भारत का हिमालय है, जो हिमालय क्षेत्र है, वो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.2% भाग कवर करता है और तीसरे कथन में 17.2 लिखा गया था। इस प्रकार से वो सही नहीं होगा। अगर हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात करें तो हिमालय की जो पर्वतमालाएं हैं उनकी जो तलहटी है वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय वन सामान्यतः देखने को मिलेंगे। जो मध्य श्रेणियां हैं हिमालय की, वहां पर आपको सामान्यतः समशीतोष्ण प्रकार के वन देखने को मिलेंगे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन घास के मैदान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यह हुई वनस्पतियों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शरावती पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। दूसरा कथन आपके सामने क्या दिया गया है, दूसरा कथन है, पश्चिमी घाट स्थित शरावती घाटी लायन टेल्ड मकोक अभ्यारण्य पर इसके पारिस्थितिकीय प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो जो शरावती पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना है, इसको राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है, ये कथन बिल्कुल सही है। साथ ही पश्चिमी घाट में जो एक शरावती घाटी लायन टेल्ड मकोक अभ्यारण्य है, जो विशेष तौर से लायन टेल्ड मकोक के संरक्षण की दिशा में प्रयास करता है, उसके पारिस्थितिकीय प्रभाव को लेकर के चिंताएं निश्चित रूप से बनी हुई है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। एक और दो यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्नाटक में इस स्थान पर ये शरावती नदी घाटी की अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कर्नाटक का कौन सा जिला अवस्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका नाम बता सकते हैं। कर्नाटक का शिवमोगा जिला यहाँ पर अवस्थित है। तो दोनों कथन सही है, उसी के बारे में यहाँ पर आपके सामने बताया गया है। शरावती घाटी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के शरावती नदी घाटी में स्थित है ये वन्य जीव अभ्यारण्य और पश्चिमी घाट में लगभग 431.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये क्षेत्र वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रचुरता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं कि जो पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्र है उसमें अलग अलग घाटियों में जैव विविधता का बहुत बेहतर स्तर हमें देखने को मिलता है। जैव विविधता की बेहतर स्तर की मतलब इसका बात क्या हुआ कि हमें वहां पर पौध प्रजातियां
वन से संबंधित अलग अलग जो पौध और वृक्ष प्रजातियां हैं वो काफी संख्या में मिलती है, और वन्य जीवों की भी काफी प्रजातियां वहां देखने को मिलती है, काफी विविधता उनमें देखने को मिलती है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत के लिए पश्चिमी घाट का। यहाँ पर यानी शरावती घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य में धूपा, गुलमाबू और नंदी जैसी प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें तो जैसा कि आपको बताया, शरावती घाटी में लॉयन टेल्ड मकोक अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। लॉयन टेल्ड मकोक के स्पेशल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए साथ ही यहाँ पर बाइसन, स्पॉटेड डियर यानी चित्तीदार हिरण, बाघ और तेंदुओं की उनकी स्थिति भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। शरावती जो नदी घाटी है वहां आपको शरावती नदी पर जोग जलप्रपात के साथ साथ लिंगन मक्की जलाशय और अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी भी देखने को मिलेंगे। शरावती पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें, लोएन टेल्ड मकोक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये लोएन टेल्ड मकोक की आप अवस्थिति देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो पूंछ है वो शेर की तरह दिखाई देती है, और चेहरे के आसपास जो इसके ये भूरे कलर के बाल हैं ये भी किसको शेर की तरह दिखाई देते हैं, और इसलिए इसको लॉयन टेल्ड मकोक के नाम से जाना जाता है। शरावती घाटी लॉयन टेल्ड मकोक अभ्यारण्य है, उसमें एक परियोजना प्रस्तावित है जो परियोजना 2000 मेगावाट की है, जिसको हम शरावती पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं। ये पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजना किस प्रकार की परियोजना होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजना किस प्रकार की है? ये एक आधुनिक तकनीक है जिसके माध्यम से हम बिजली उत्पादन में किसी प्रकार से क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। किस प्रकार की परियोजना है? आप ये देखिए कि इसमें क्या करते हैं कि एक ऊपर का क्षेत्र और एक नीचे का क्षेत्र, एक ऊपर के क्षेत्र पर जलाशय होता है और एक नीचे के क्षेत्र पर जलाशय होता है। जब बिजली की डिमांड ज्यादा होती है, बिजली की डिमांड कब ज्यादा होती है? दिन में होती है। और बिजली की डिमांड कब कम होती है? रात में होती है। तो रात के समय हम निचले जलाशय में स्थित जो पानी है इसको पंप करके ऊपरी जलाशय में पहुंचाते हैं, और दिन के समय में जब बिजली की डिमांड ज्यादा होती है तो इस पानी को हम टरबाइन पर गिराते हैं, और टरबाइन जब घूमता है तो उससे ऊर्जा उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, और फिर इस जल को यहां पर ले आते हैं। तो इससे हम कई तरह का जल संरक्षण की दिशा में भी, जल को एक तरह से जल संरक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं और बार बार उसका प्रयोग करके बिजली उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। इसी को हम कहते हैं पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजना। तो ये परियोजना प्रस्तावित है और इसकी अवस्थिति कहां पर पड़ती है? शरावती घाटी लॉयन टेल्ड मकोक अभ्यारण्य में पड़ती है। ये जो परियोजना है ये भारत में ग्रिड स्थिरता और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से पंप स्टोरेज का प्रयोग करती है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के रूप में इसको क्यों व्याख्यायित किया है? क्योंकि इससे किसी प्रकार का ऐसा माना जाता है कि पर्यावरणीय हानि नहीं होती है अगर हम जल विद्युत का ये तरीका अपनाते हैं, क्योंकि ये ताप विद्युत परियोजना नहीं है कि जिसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं या पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों मौसम पर बहुत डिपेंड करती है, मौसम पर और समय पर बड़ा डिपेंड करती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी सौर ऊर्जा परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजना जहां पर भी आपने प्लांट एस्टेब्लिश किए हैं तो उससे बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है, मान लिया धूप नहीं निकली है और उससे बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो बैकअप के तौर पर आप इस तरह की परियोजनाओं को स्थापित करके जो विद्युत का प्रवाह है उसको क्या कर सकते हैं? ग्रिड को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। तो यानी ग्रिड के माध्यम से जो विद्युत का संचालन है उसको एक स्थिरता प्रदान की जाती है, और इसलिए इसको यहाँ ग्रिड स्थिरता नाम दिया गया है। यहाँ पर दो जो जलाशय इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित हैं वो कौन कौन से हैं? एक है निचला जलाशय, गेरू सोप्पा नाम है उसका, और ऊपरी स्तर पर तालाकाले जो बांध है उसी के बीच भूमिगत टरबाइनों के माध्यम से जल प्रवाह एक प्रकार से किया जाएगा। तो ये परियोजना आपको समझ में आ गई। लेकिन लगातार पर्यावरणीय जो विशेषज्ञ हैं, आप जानते हैं कि ये शरावती नदी घाटी लॉयन टेल्ड मकोक अभ्यारण्य में स्थित है, इसलिए पर्यावरणविद इसका आलोचना भी कर रहे हैं कि इससे वन्य जीवों का आवागमन प्रभावित होगा और यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी प्रभावित होगा। इसके लिए इसका विरोध भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में एक अशांत हिमालय नदी है।
और दूसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, यह गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं में से एक है, दूसरी मंदाकिनी नदी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा, दोनों कथनों को देख लेते हैं। भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में एक अशांत हिमालय नदी है, ये कथन सही है। अशांत हिमालय नदी का मतलब क्या हुआ? जिसका प्रवाह बहुत तीव्र हो, बहुत तेज बहाव हो, उग्र रूप में भी प्रवाह इसका हो सकता है। और क्यों उग्र होता है? क्योंकि ये तेज ढलान घाटियों के बीच बहती है और तेज ढलान पर बह सकती है, और साथ ही अगर जहां से ये बह रही है वहां पर बरसात बहुत तेजी से तेज होती है, या बादल फट जाता है, या ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलता है, तो उससे पानी का प्रवाह बहुत हो सकता है और निचले इलाकों में बहुत तेजी से पानी आ सकता है। इसीलिए इसको अशांत हिमालय नदी कहा गया है। अगला कथन आपके सामने है कि यह गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं में से एक है। बिल्कुल सही बात है। अगला, इसका दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरी मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नहीं, नदी नहीं है, बल्कि अलकनंदा नदी है। जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा की एक सहायक नदी है, और अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के ही गंगा के रूप में हमारे सामने आती है, और ये दोनों कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। चलिए, तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है, क्यों चर्चा में? ये पूरा टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे कि एक भागीरथी नदी पर, अब भागीरथी नदी पर हाल ही में 5 अगस्त में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की वजह से यहां लगभग इस स्थान पर एक जगह का नाम है हर्सिल। तो हर्सिल में भागीरथी नदी पर लगभग 1 किलोमीटर का जलाशय बनता हुआ दिखाई दिया। ये जलाशय क्यों बना? क्योंकि बादल फटने से बहुत बड़ी पहाड़ों की जो गाद है, बहुत बड़ी मलबा, वो आकर के जमा हो गया। और जब भागीरथी नदी में ये नीचे की तरफ हर्सिल के पास जमा हुआ, तो पीछे की तरफ पानी का एक बहुत बड़ा जलाशय भागीरथी नदी में बन गया। एक झील नुमा संरचना बन गई, जिसे अधिकारियों के द्वारा तुरंत पानी को पंप करने का निर्णय लिया गया, ताकि निचले क्षेत्रों में अगर वो बांध टूट गया, क्योंकि बहुत कमजोर प्रकार का बांध है, गाद के माध्यम से जो एक संरचना, एक बहुत ही ढीली ढाली संरचना है, जिसने पानी को पीछे की साइड बहुत बड़े स्तर पर रोक दिया। अगर वो टूटेगा तो अचानक निचले क्षेत्रों में बहुत तेजी से पानी आ सकता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अधिकारियों ने तुरंत त्वरित गति से काम करते हुए इसके पानी को पंप किया और गाद को हटाने का काम किया। तो हर्सिल में ये स्थिति हमें देखने को मिली, इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। गंगा का उद्गम कहां से माना जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर का जो आधार है, जिसको हम गोमुख के नाम से जानते हैं, वहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जिससे सामान्यतः गंगा के उद्गम को मान लिया जाता है। हालांकि गंगा जो है वो भागीरथी और अलकनंदा की संगम देवप्रयाग से एक प्रकार से गंगा के नाम से यहां से बहती है। पहले ये भागीरथी और इधर अलकनंदा के नाम से बहती है। अलकनंदा का उद्गम कहां से है? अलकनंदा नदी आप देखेंगे कि यहां से धूली गंगा निकलती है और यहां से विष्णु गंगा निकलती है। तो सतोपंथ जो ग्लेशियर है, वहां से आप अलकनंदा का उद्गम मान सकते हैं। तो ये विष्णु गंगा और धूली गंगा मिलकर के विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के नाम से फिर ये बहना शुरू होती है। अलकनंदा में लेफ्ट तरफ से, यानी बाईं तरफ से नंदाकिनी आकर के मिलती है, और कहां पर मिलती है? नंद प्रयाग में। इसी प्रकार से अलकनंदा में कर्णप्रयाग जगह पर पिंडर गंगा नदी आकर के मिलती है। फिर अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है और उसमें दाहिनी तरफ से मंदाकिनी नदी मिलती है। कहां पर? रुद्रप्रयाग में। पिंडर नदी कहां मिलती है? कर्णप्रयाग में। और ये 5 प्रयाग मिलकर के पंच प्रयाग कहलाते हैं। कौन से पंच प्रयाग हैं? विष्णु गंगा, जहां पर विष्णु प्रयाग जहां पर विष्णु गंगा और धूली गंगा आपस में मिलती है। फिर नंद प्रयाग, जहां पर अलकनंदा में नंदाकिनी आकर के मिलती है। फिर कर्ण प्रयाग, जहां पर अलकनंदा में पिंडर गंगा आकर के मिलती है। रुद्र प्रयाग, जहां पर अलकनंदा में मंदाकिनी आकर के मिलती है। और फिर आगे देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और नीचे एक गंगा के रूप में चलती है। तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये पंच प्रयाग कहे जाते हैं। भागीरथी, इसी से संबंधित यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और टॉपिक चर्चा में क्यों आया है, इस टॉपिक पर भी बात कर ली है कि किस प्रकार से वहां एक जलाशय का निर्माण हो गया था हर्सिल के पास। भागीरथी नदी पर भी बात हो गई है, गोमुख
ग्लेशियर से ये निकलती है। खतलिंग और गंगोत्री ग्लेशियर का आधार है ये। अगर हम भागीरथी नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करें तो वो कौन सी हैं? केदार गंगा, जाद गंगा, काकोरा गाड़, जालंधरी गाड़, सियान गाड़, असी गंगा और भिलंगना इसकी सहायक नदियां हैं भागीरथी नदी की। इसके अलावा अगर हम अलकनंदा की बात करें तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं और दोनों संयुक्त रूप से गंगा नदी के रूप में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अंततः समुद्र में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न आपके सामने है, लेप्चा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया गया है? ये पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मूल निवासी है। और दूसरा कथन आपके सामने है, वे लेप्चा भाषा बोलते हैं जिसकी अपनी लिपि है जो संस्कृत पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, दोनों ही कथनों पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्वी नेपाल और पश्चिमी भूटान, सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मूल निवासी हैं लेप्चा जनजाति। ये बिल्कुल सही कथन है। वे लेप्चा भाषा बोलते हैं, अपनी लिपि है जो संस्कृत पर आधारित है, ये भी कथन सही। तो इस प्रकार से कथन एक और दो दोनों सही हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि सिक्किम में इनकी अवस्थिति जो है वो मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र तक सीमित है, मतलब उत्तरी क्षेत्र में सामान्यतः पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा जो भूटिया या भूटिया जनजाति है वो सिक्किम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है और नेपाली जो की अगर हम बात करें तो वो कहां पर पड़ती है? वो दक्षिणी हिस्से में पड़ती है। यहीं पर ये सामान्य तथ्य आपके सामने दिए गए हैं जो कि लेप्चा जनजाति से संबंधित है। टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? टॉपिक चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में सिक्किम में आदिम लेप्चा जनजाति का पारंपरिक प्रकृति पूजा त्योहार जिसका नाम है टेंडोम लोरम्फात ये मनाया गया है। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। ये जो लेप्चा जनजाति है ये एक लुप्त होती जनजाति है जिसकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। अगर 2011 की भारतीय जनगणना की बात करें तो इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 42,909 थी। सिक्किम राज्य में इस लेप्चा जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी याद रखिएगा। लेप्चा जो लोग हैं, लेप्चा जो जनजाति है, स्वयं को रोंग या रोंगकुप्स कहते हैं। वे कंचनजंगा पर्वत जो कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है के दक्षिणी और पूर्वी ढलानों पर मुख्यतः रहते हैं। उस सिक्किम में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों की अगर हम बात करें, अन्य जनजातियों की बात करें तो उसमें भूटिया प्रमुख जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? सीबक थोर्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इसे लोकप्रिय रूप से वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, लद्दाख बुश या ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान के रूप में जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एक पौधा है लेकिन इसके महत्व के कारण इसे सोने की खान के रूप में, ये कथन तो आपको स्पष्ट हो ही गया। खैर हम स्पष्ट करेंगे दोनों कथन। दूसरा कथन यहां पर है, भारत में यह हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा से ऊपर पाया जाता है और आमतौर पर लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में। आपसे पूछा क्या गया है? उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है? कितने कथन सही नहीं है या है? आपसे संख्या पूछी गई है कि कितने कथन सही नहीं है। या आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि कौन से कथन, इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इसी हिसाब से दिए गए हैं कि कौन से कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। क्या होगा सही उत्तर? अगर हम दोनों ही कथनों की बात करें तो यहां दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है सही नहीं है, तो इसमें न तो एक सही होगा और न ही दो सही होगा क्योंकि दोनों सही है। और आपसे पूछा गया है कि सही नहीं कौन सा है, तो न तो एक और न ही दो। कथन दोनों सही हैं लेकिन आपसे पूछा गया है कि सही नहीं है, इसलिए न तो एक और न ही दो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहां पर इनकी अवस्थिति है? जैसा कि अभी आपको बताया गया कि लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में
भारत में हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा के ऊपर ये पाए जाते हैं आमतौर पर। तो इसकी अवस्थिति सामान्यतः आपको ये लद्दाख का क्षेत्र है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये भारत का पूरा कश्मीर है। यहाँ पर जो डिवीजन थोड़ा सा दिखाया गया है, ये पाकिस्तान के द्वारा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी अवस्थिति दिखाई गई है इस कलर में, जो पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी रूप से, जिस पर पाकिस्तान का एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कब्जा है, और साथ ही ये अक्षाई चीन वाला हिस्सा है जिस पर चीन का इलीगली कब्जा है। तो वैसे ये भारत का पूरा कश्मीर क्षेत्र है। ये जो लद्दाख है, लद्दाख के क्षेत्र में, और यहाँ पर जो स्पीति वैली की बात की है, तो स्पीति वैली की जो अवस्थिति है वो लगभग यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर। तो स्पीति वैली में भी आप इसकी अवस्थिति देख सकते हैं सीबकथॉर्न की। किसकी? सीबकथॉर्न के बारे में ये बात हो रही है। चलिए कुछ बुनियादी तथ्यों को देखते हैं। यहाँ पर दोनों कथन दिए गए हैं जो कि आपके ऑप्शन में है, वो ऑप्शन की बात तो हमारी हो ही गई है। तो सीबकथॉर्न और बकव्हीट के जो बीज हैं, ये नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किए गए प्रयोगों का हिस्सा है, इसीलिए ये टॉपिक चर्चा में रहता है। तो सीबकथॉर्न क्या है? एक पौधा है जो पूरे यूरोप और एशिया के ठंडे क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। इसका प्रयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, और प्रत्येक पौधे का जो प्रत्येक भाग है, चाहे उसका फल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे टहनी हो, चाहे जड़ हो, चाहे कांटे हैं, इनके माध्यम से पारंपरिक रूप से जो औषधि है उसका निर्माण किया जा सकता है। पोषण पूरक के रूप में, सप्लीमेंट्री के रूप में काम करते हैं। ईंधन के रूप में भी ये पौधा काम करता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, इसलिए बाड़ के रूप में भी इसका प्रयोग इन क्षेत्रों में जहां पर यह है, इसका बाड़ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सोन नदी एक 12मासी नदी है जो मध्य भारत से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा कथन आपके सामने है, सोन नदी सरयू नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी दाहिनी तट सहायक नदी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।